आज हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस टॉपिक का नाम है पॉलिटिक्स इन नागालैंड फ्रॉम मिलिट्री टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मतलब कि हम देखेंगे कि नागालैंड के अंदर किस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है या चल रही थी, और साथ ही साथ हम इसके अंदर देखेंगे फ्रॉम मिलिट्री टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब किस तरह से मिलिट्री से लेके वहां पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक एक शिफ्ट आया। हम देखेंगे कि किस तरह से नागालैंड के अंदर पहले विद्रोह चल रहा था, इंसर्जेंसी चल रही थी, इंडिपेंडेंस की डिमांड चल रही थी। उसके बाद मिलिट्री इसके ऊपर कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, और उसके बाद जो है नागालैंड के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है। वहां पे इलेक्शंस करवाई जाती हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल किया जाता है, नागालैंड को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाता है, और नागालैंड जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट करता है। शायद आपको मेरी बातें अभी थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे ही हम टॉपिक में घुसेंगे तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि नागालैंड आखिर में है कहाँ। जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो हमारी नागालैंड एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मतलब कि यहाँ पे नागालैंड आती है। ये सेंटर में आसाम है, आसाम के साथ ही ये नागालैंड आती है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, सिक्किम है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, जिनको हम सेवन सिस्टर भी कहते हैं, वहीं पे हमारी नागालैंड आती है। और नागालैंड का जो बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है? म्यांमार के साथ लगता है, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि नागालैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी है। तो अगर मैं नागालैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आती है, और यहाँ पे ये नागालैंड है। जब मैं नागालैंड के पॉपुलेशन की बात करता हूं, और खास करके मैं जब वहां पे अलग अलग रीजन के पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो मुझे देखने को मिलता है कि नागालैंड के अंदर सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी के लोग आते हैं, सबसे ज्यादा रीजन के जो लोग आते हैं, वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन रीजन से वहां पे 87.9% पॉपुलेशन आती है। मतलब कि पूरी नागालैंड पॉपुलेशन के 87% लोग, 87.9% लोग जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। तो शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा हिंदुस्तान में जहां पे इतनी मात्रा में जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती हो। उसके बाद अगर हिंदूज की मैं बात करता हूं, वहां पे तो 8.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज वहां पे आते हैं, और 2.5% के आसपास जो है मुस्लिम्स आते हैं टोटल पॉपुलेशन में। उसके बाद मैं जब नागालैंड की बात करता हूं तो यहाँ पे 16 मेन ट्राइब्स हैं। क्या है? 16 मेन ट्राइब्स हैं यहाँ पे, 16 मेन जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं अलग अलग। उसके बाद जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो नागालैंड एक मात्र ऐसी स्टेट है जहां पे जब इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई और वहां से ही ये जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी वो भी स्टार्ट हुई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि नागालैंड के अंदर जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, जो विद्रोह हुआ, इंसर्जेंसी होता है विद्रोह होना, रिविलियन होना, रिवॉल्ट होना, या फिर एक जो है रोष व्यक्त किया जाता है जब आर्म्ड रेवोल्यूशन होता है, उसी को हम विद्रोह कहते हैं। तो जब नागालैंड के अंदर विद्रोह स्टार्ट हुआ और वहीं से नागालैंड से ही ये जो ऑटोनॉमी की मूवमेंट थी वो भी स्टार्ट हुई। मतलब कि हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनॉमी की डिमांड करती है, पावर्स की डिमांड करती है। कोई स्टेट कह रही है कि हमें फाइनेंशियल पावर्स दी जाएं, कोई स्टेट कह रही है कि हमें लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी जाएं, कोई स्टेट कह रही है कि हमारे ऊपर जो है गवर्नर बिठा दिया है, सेंटर हमें कंट्रोल कर रहा है, वी वांट मोर ऑटोनॉमी। जैसे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग स्टेट्स ने इस चीज की टाइम टू टाइम बात की है। तमिलनाडु की बात कर लो, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लो, कर्नाटक की बात कर लो, अलग अलग स्टेट्स ने की है। ये जो बात करने का रिवाज है, ये जो ऑटोनॉमी डिमांड करने का ये जो एक रिवाज है, या ये जो एक लिगेसी है, वो कहां से शुरू होती है? वो नागालैंड से शुरू होती है। जैसे ही नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी चल रही थी और वहीं से स्टार्ट होता है ऑटोनॉमी को डिमांड करना। ऑटोनॉमी की डिमांड जो है वो नागालैंड से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है आइडिया ऑफ नागा ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ओरिजिनेटेड इन 1919 विद फॉर्मेशन ऑफ नागा क्लब। क्या होता है? नागालैंड के लोग जो है वो शुरू से ही ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, आजादी की डिमांड कर रहे हैं। नागालैंड के लोग चाहते थे उनको एक अलग देश दे दिया जाए। दे डू नॉट वॉन्ट टू रिमेन द पार्ट ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो हमेशा से चाहते थे नागालैंड एक अलग देश बना दिया जाए, नागालैंड जो है वो हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। तो ये जो ऑटोनॉमी की डिमांड है या फिर इंडिपेंडेंस की डिमांड है, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस हालांकि अलग अलग चीज होती है। मैं ये कह रहा हूं कि नागालैंड के लोग जो है आजादी की मांग कर रहे थे। तो आप ये सोचोगे कि आप बोल रहे हो नागालैंड के लोग आजादी की डिमांड कर रहे थे, तो आजादी और ऑटोनॉमी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हाउ डिड यू यूज बोथ टर्म्स सेमली हियर?
कैसे आपने ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस यूज कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूं, इंडिपेंडेंस की बात तो वो कर रहे थे, साथ ही साथ उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या था, तो सेकंड ऑप्शन वो ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते थे। उसी के साथ साथ जब मैं नागालैंड की बात करता हूं, जो आजादी की डिमांड है, जो ऑटोनॉमी की डिमांड है, ये ओरिजिनेट कब होती है, शुरू कब होती है, तो ये शुरू होती है नागा क्लब के बनने से। जैसे ही नागा क्लब बनता है 1919 में, नागा क्लब एक एसोसिएशन टाइप था नागालैंड के लोगों का, उसी के साथ इसी नागा क्लब ने जो है ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब कि 1947 के आसपास नागा क्लब, ये जो नागा क्लब पहले बनाया गया था 1919 में, इस नागा क्लब को जो है रीऑर्गेनाइज किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया और इसको चेंज करके इसका नाम कर दिया नागा नेशनल काउंसिल, मतलब कि एनएनसी। और 1946 में ऐसा हुआ। ये जो नागा नेशनल काउंसिल था, ये इस चीज की बात करता था कि नागालैंड हमेशा से एक देश रहा है। इनका कहना था कि नागालैंड कभी भी किसी क्या बोलते राज्य का या किसी की कॉलोनी नहीं रहा। हालांकि ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल कर लिया, लेकिन शुरू से पहले से ही नागालैंड एक अलग देश हुआ करता था, एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था, एक नेशन हुआ करता था। तो इस चीज की बात करते हैं नागा नेशनल काउंसिल के लोग, या फिर नागालैंड के लोग, या फिर ये वाला एसोसिएशन नागा नेशनल काउंसिल। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नागालैंड की डिमांड थी इंडिपेंडेंस की, जो नागालैंड आज़ादी चाहता था, वो डिमांड जो है नेहरू ने रिजेक्ट कर दी। अगस्त 1947 में क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारी डिमांड है इंडिपेंडेंट नागालैंड की, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें आज़ाद एक देश दे दिया जाए जिसका नाम नागालैंड होगा। तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें एक आजाद देश नहीं दिया जा सकता। नेहरू ने इस डिमांड को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया अगस्त 1946 में। उसके बाद क्या हुआ, सिचुएशन बिगन चेंजिंग फास्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ फिजो। जैसे ही ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई कि नागालैंड को अलग देश नहीं बनाया जा सकता, इनको इंडिपेंडेंस नहीं दी जा सकती, तो उस वक्त सिचुएशन जो थी नागालैंड की वो खराब होने लग पड़ी। लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा, एक रोष पैदा होने लगा, वहां पे एक रिविलियन की सिचुएशन बनने लगी, एक इंसर्जेंसी की, एक विद्रोह की सिचुएशन वहां पे बनने लगी। किसकी लीडरशिप के अंडर, फिजो की लीडरशिप के अंदर, जो कि वहां के एक लोकल लीडर थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक हाइदरी अग्रीमेंट होता है। कौन सा अग्रीमेंट होता है, हाइदरी अग्रीमेंट। उसके अंदर क्या होता है, नागा की जो लीडरशिप थी, जो नागालैंड की लीडर थे, उन्होंने ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड की। मतलब कि वो चाहते थे कि उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए, उससे भी ज्यादा जितनी उनको ब्रिटिशर्स के टाइम पे मिली हुई थी। मतलब कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नागालैंड हुआ करता था, उस वक्त नागालैंड को कुछ ऑटोनॉमी दी थी, कुछ सेल्फ रूल करने की पावर्स दी थी, लेकिन नागालैंड के लोग चाहते थे कि हमें इससे भी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। हाइदरी अग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ सरकार के बीच में और नागालैंड के बीच में, नागालैंड की लीडरशिप के बीच में। उस वक्त नागालैंड ने कहा कि अगर हमें आपने ऑटोनॉमी ही देनी है तो हम ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं, जितनी हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पे मिली थी उससे भी ज्यादा। उसके बाद क्या होता है, जुलाई 1947 में नेहरू क्लियरली कम्युनिकेटेड ऑटोनॉमी कैन बी गिवन बट नॉट इंडिपेंडेंस। इसमें क्या हुआ, जुलाई 1947 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्लियरली कह दिया, साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि तुम्हें ऑटोनॉमी दी जा सकती है, तुम्हें पावर्स दी जा सकती है, लेकिन तुम्हें आज़ादी नहीं दी जा सकती। ये नामुमकिन है तुम्हें आज़ादी प्रोवाइड करना। तो तुम्हें ऑटोनॉमी दी जा सकती है, आज़ादी नहीं दी जा सकती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिजल्ट में ये होता है कि नया फेज उभर के आता है नागा नेशनल मूवमेंट का। क्या होता है, नागालैंड के अंदर एक नया फेज उभर के आता है नागा नेशनल मूवमेंट का। वहां पे एक अलग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जंग स्टार्ट हो जाती है, एक नया वहां पे जो है फेज उभर के आता है और वहां पे आजादी की जंग वो लोग लड़ने लग पड़ते हैं उस वक्त। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1947 को, मतलब कि जिस दिन भारत को आजादी मिलनी थी उसके ठीक एक दिन पहले क्या हुआ, एनएनसी होइस्टेड नागालैंड फ्लैग इन कोहिमा, रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, refused to follow the Indian Constitution and refused to take part in 1951 and 1952 elections। क्या होता है, जिस दिन भारत आजाद होना था उससे एक दिन पहले एनएनसी ने, मतलब कि नागा नेशनल काउंसिल ने, कोहिमा के अंदर, नागालैंड के अंदर, कोहिमा जो उनकी कैपिटल है, वहां पे
अपना फ्लैग जो है वो होइस्ट कर दिया, मतलब कि नागालैंड का झंडा वहां पे फहरा दिया। और उसके बाद क्या कहा, हम हिंदुस्तान का पार्ट नहीं रहना चाहते हैं, ना ही हम हिंदुस्तान का संविधान फॉलो करेंगे, और ना ही उन्होंने 1951 और 52 की जो हमारी जनरल इलेक्शंस हुई, पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी पार्ट लेने से जो है वो मना कर दिया, उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया, साथ ही साथ 6 शेड्यूल को भी मानने से मना कर दिया। और उन्होंने क्या किया, 1947 में मतलब 14 अगस्त को अपना झंडा वहां पे और कहा कि हम जो है इंडिपेंडेंट हैं, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, ना हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करना चाहते हैं, ना ही हम जो है हिंदुस्तान की जो 1951 और 52 की इलेक्शंस हो रही हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और ना ही हम 6 शेड्यूल को फॉलो करते हैं, ना ही हम 6 शेड्यूल को मानते हैं। इस चीज की उन्होंने बात की। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिजो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाता। फिजो जो कि वहां के पॉपुलर लीडर थे, लोकल लीडर थे, और जो आजादी की मूवमेंट लड़ रहे थे, जो नागालैंड को आजाद करवाना चाहते थे, वो अपना एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी की मूवमेंट को और तेज करने के लिए, आजादी की मूवमेंट में और फ्यूल डालने के लिए, या फिर उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था पीपल्स इंडिपेंडेंट लीग। और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत अब वहां पे इंडिपेंडेंस की मूवमेंट लड़ी जा रही थी, आजादी की मूवमेंट लड़ी जा रही थी। नागालैंड के लोग जो हैं आजादी चाहते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, 1956 में क्या होता है, नागा इंसर्जेंट ग्रुप फॉर्म द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागा। 1956 में, मतलब कि 1956 में नागालैंड का एक इंसर्जेंट ग्रुप जो था, जो वहां पे विद्रोह कर रहे थे, लोग कर रहे थे, उन्होंने नागालैंड के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट बना दी, नागालैंड की अपनी गवर्नमेंट बना दी, एक नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी नागालैंड के अंदर, और नागालैंड को आजाद डिक्लेयर कर दिया। कहा कि हमारी अपनी सरकार होगी, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह रहे हैं। तो 1956 में क्या होता है, नागा इंसर्जेंट ग्रुप क्या करता है, एक फेडरल गवर्नमेंट बना देता है, नागालैंड की एक अपनी गवर्नमेंट बना देता है। और वो ये मान के चल रहे थे कि नागालैंड अब आजाद है, हम यहीं पे रूल करेंगे, अपने हिसाब से इलेक्शंस करवाएंगे, अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाएंगे, हिंदुस्तान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर मार्च 1956 में क्या होता है, इंडियन आर्मी को भेजा जाता है नागालैंड में इस मूवमेंट को शांत करने के लिए। मार्च 1956 में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंडियन आर्मी को भेज देती है कि जाओ भाई नागालैंड में करो मूवमेंट को ठंडा, न्यूट्रलाइज करो मूवमेंट को, ये जो वहां पे भगदड़ मची हुई है, इंसर्जेंसी चल रही है, विद्रोह है, रिवॉल्ट हो रहा है, जाओ इसको न्यूट्रलाइज करो, इसको ठंडा करो। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी उसको ठंडा कर ही दिया। उसके बाद काफी सारे समझौते भी हुए हिंदुस्तान के बीच और नागालैंड की गवर्नमेंट के बीच, नागालैंड के जो सोशल ग्रुप्स थे वहां के, उनके बीच, वहां के लोकल लीडर्स के बीच। तो ये जो समझौते हुए उसके बाद काफी सारे लोगों ने समझाया भी उनको। और उसके बाद क्या होता है, 1 दिसंबर 1963 को क्या होता है, नागालैंड एज ए सेपरेट स्टेट बना दी जाती है। मतलब कि नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है और कहा जाता है कि नागालैंड जो है अब भारत का हिस्सा रहेगी, लेकिन सेपरेट स्टेट रहेगी। पहले नागालैंड असम के कंट्रोल में आती थी। नागालैंड जो है आजादी की, नागालैंड के लोग जो है आजादी की जंग लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1 दिसंबर 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1975 में द मिलिटेंट एंड अंडरग्राउंड नागा ऑर्गेनाइजेशन साइन द शिलोंग अकॉर्ड। मतलब कि 1963 में जो है नागालैंड को सेपरेट स्टेट तो बना दिया था, स्टेट का दर्जा उनको दे दिया था, हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे ग्रुप थे, कुछ ऐसे मिलिटेंट थे जो चाहते थे कि वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन फिर क्या होता है, 1975 में ये सब ग्रुप्स भी मान जाते हैं, ये जो मिलिटेंट थे और अंडरग्राउंड नागा ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो एक शिलोंग अकॉर्ड साइन करते हैं। क्या करते हैं, एक शिलोंग अकॉर्ड साइन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और उसके बाद वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस चीज को मैं अगर आपको दोबारा समझा दूं तो क्या होता है, 1975 में नागालैंड के अंदर कुछ मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंट्स होते हैं कुछ नागालैंड के अपने मिलिट्री के लोग जो वहां पे आजादी की जंग लड़ रहे थे, और साथ ही साथ कुछ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस थे जो वहां पे आजादी चाहते थे। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी मान जाते हैं और ये एक शिलोंग अकॉर्ड साइन कर देते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ, और कहते हैं कि हम भारत के संविधान को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम भारत के संविधान को मानेंगे। हालांकि उससे पहले 1963 में नागालैंड को स्टेट बना दिया था, हिंदुस्तान की फुल फ्लेज स्टेट नागालैंड बन गई थी। उससे
पहले भी नागालैंड हिंदुस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहां पे विद्रोह चल रहा था। लेकिन 1963 में सिर्फ स्टेट बनी थी, उसके बाद वहां पे फिर भी इंसर्जेंसी की थोड़ी बहुत माहौल था। उसके बाद 1975 को क्या होता है, ये जो ग्रुप्स थे, ये जो थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ शिलोंग एक्ट साइन करते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान के संविधान को मान लेते हैं। और वो दिन और आज का दिन वहां पे सारी की सारी मूवमेंट्स ठंडी हो गई। ये जो आज़ादी की मूवमेंट्स थी, आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, वो जो उनकी डिमांड थी कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो भी ठंडी हो गई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस होती हैं दिसंबर 1964 में। मतलब कि दिसंबर 1964 में वहाँ पे पहली इलेक्शंस हो गई थी और तब से लेके अब तक वहाँ पे इलेक्शंस हो रही है। वहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है। वहाँ पे लोग जो है डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पे जो है वो हिंदुस्तान को मान रहे हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। वहां पे अब आजादी की कोई डिमांड नहीं है। तो आपको यहां पे क्या समझ आया? अब आपको समझ आना चाहिए कि हमारे टॉपिक का जो नाम था कि पॉलिटिक्स इन नागालैंड फ्रॉम मिलिट्री टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या था कि किस तरह से नागालैंड के अंदर पॉलिटिक्स हो रही थी और साथ ही साथ मिलिट्री से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक एक शिफ्ट हुआ। कैसे हुआ मैंने आपको बताया। इंसर्जेंसी बढ़ी, वहां पे विद्रोह चलने लगा, आर्मी भेजी, आर्मी ने कंट्रोल किया सारा माहौल और उसके बाद इलेक्शंस होने लगी, इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई और उसके बाद जो है नागालैंड के अंदर वहां पे वो अपनी सरकार चुनने लगे। उनको ऑटोनॉमी भी ग्रांट की गई, उनको पावर्स भी दी गई और उनको एक सेपरेट स्टेट भी बनाया गया, फुल फ्लेज स्टेट भी बनाया गया। पहले वो असम का हिस्सा हुआ करती थी, अब वो भारत के साथ अच्छे तरीके से रह रही है। तो यही हमने डिस्कस करना था आज के इस टॉपिक में। आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, एक और नई वीडियो लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।